चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचिए एक कंपनी जिसे पिछले साल लगभग हर किसी ने राइट ऑफ कर दिया था, उसका स्टॉक सिर्फ 15 महीनों में 300% से ज्यादा उछल गया है। ये तो कमाल ही है। हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। मुझे आज भी याद है जब पिछले साल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाया था, तो ऐसा लगा कि बस अब खेल खत्म। पेटीएम मॉल तो पहले एक बड़ी फ्लॉप साबित हो चुका था। उनका आईपीओ वो तो भारतीय इतिहास के सबसे खराब आईपीओज में से एक था और स्टॉक अपने पीक से 82% नीचे था। सच कहूं तो उस माहौल में मैंने खुद अपना पेटीएम ऐप अनइंस्टॉल कर दिया था। लग रहा था कि अब इसका क्या काम। बिल्कुल। और जब सब ये मानकर चल रहे थे तभी तभी एक शॉकिंग खबर आई। 2025 की पहली तिमाही में पेटीएम ने 123 करोड़ का अपना पहला पहला प्रॉफिट दर्ज किया। ये उस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो सालों से सिर्फ घाटे और बुरी खबरों के लिए जानी जाती थी। किसी के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल था। तो सवाल ये उठता है, जो कंपनी आसमान में थी वो जमीन पर कैसे आ गिरी? और उससे भी बड़ा सवाल कि इस राख से वो दोबारा खड़ी कैसे हो गई। आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स की क्रांति लाने वाली कंपनी इतनी बुरी तरह कैसे डूबी और फिर उसने इतना बड़ा और चौंकाने वाला कमबैक कैसे किया। क्या ये वापसी सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स है या एक लॉन्ग टर्म गेम चेंजर? चलिए कहानी को शुरुआत से समझते हैं। साल था 2000 और भारत में इंटरनेट बस अपनी जगह बना रहा था। उस वक्त विजय शेखर शर्मा ने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी 197 कम्युनिकेशंस। ये कंपनी मोबाइल पर रिंगटोन्स, क्रिकेट स्कोर जैसी छोटी मोटी सर्विसेज देती थी। लेकिन उनका सपना इससे कहीं बड़ा था। वो चीन के जैक मा और उनकी कंपनी अलीबाबा से बहुत इंस्पायर्ड थे। उनके मन में एक ही सवाल था, अगर चीन में लोग मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं। इसी एक सोच के साथ 2010 में उन्होंने लॉन्च किया पे थ्रू मोबाइल यानी पेटीएम। शुरुआत में ये बहुत ही बेसिक ऐप था। आप अपने फोन से मोबाइल रिचार्ज कर सकते थे, डीएचकी का बिल भर सकते थे, बस इतना ही। लेकिन ये उस जमाने के लिए एक बड़ी सुविधा थी। दुकानों पर लंबी लाइनों में लगने का झंझट खत्म हो गया था। कहानी में असली मोड़ आया 2014 में, जब पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। अब आप सीधे अपने बैंक अकाउंट से वॉलेट में पैसे डाल सकते थे और फिर उन पैसों से कहीं भी किसी को भी पेमेंट कर सकते थे। इसने लेन देन को इतना आसान बना दिया जितना पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। ये एक तरह से आपकी डिजिटल जेब बन गया था। और फिर 2015 में जैक मा की कंपनी अलीबाबा और एंड फाइनेंशियल ने पेटीएम में $68 मिलियन की भारी भरकम फंडिंग की। सोचिए, जिस इंसान से विजय शेखर शर्मा खुद इतने प्रेरित थे, अब वो उनकी कंपनी में एक बड़ा इन्वेस्टर बन रहा था। ये एक बहुत बड़ी वैलिडेशन थी। लेकिन उस दौर की सबसे बड़ी चुनौती को समझना जरूरी है। भारत एक कैश ड्रिवन इकोनॉमी थी। लोग सिर्फ कैश पर भरोसा करते थे। छोटे व्यापारी, सब्जी वाले, दुकानदार, ये लोग तो बैंक में पैसा रखने से भी डरते थे। मोबाइल पेमेंट तो बहुत दूर की बात थी। उन्हें यह समझाना कि ये डिजिटल पैसा सुरक्षित है, एक पहाड़ चढ़ने जैसा काम था। यहीं पर पेटीएम ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला, जिसका नाम था कैशबैक। ये एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने यूजर्स से कहा कि अगर आप रिचार्ज या बिल पेमेंट पेटीएम से करेंगे तो आपको कुछ पैसे वापस मिलेंगे, और दुकानदारों को क्यूआर कोड और छोटी छोटी मशीनें वो मुफ्त में दी गई। हाँ। जैसा कि हम जानते हैं, कैशबैक और मुफ्त, ये दो शब्द भारतीयों को हमेशा आकर्षित करते हैं। ये रणनीति जबरदस्त काम कर गई और लोगों को पेटीएम की आदत लगने लगी। बिल्कुल। इसने उन्हें यूजर्स तो दिए, लेकिन ये एक तरह का भाड़ा खरीदना था। ये यूजर्स पेटीएम के ब्रांड के लिए लॉयल नहीं थे, वो सिर्फ कैशबैक के लिए लॉयल थे। और जैसा कि हमने बाद में देखा, जैसे ही पैसा देना बंद हुआ, वफादारी भी गायब हो गई। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक बहुत महंगा सबक था, जिसे कैश बर्न फॉर ग्रोथ कहते हैं। लेकिन उस वक्त इसने उन्हें मार्केट में सबसे आगे खड़ा कर दिया। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे, नोटबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब नहीं चलेंगे। देश में कैश की भारी कमी हो गई। एटीएम खाली पड़े थे, लोग परेशान थे। और विजय शेखर शर्मा ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। उन्होंने अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन दिए और एक नारा चलाया, एटीएम नहीं, पेटीएम करो। वो नारा एक क्रांति बन गया। कैश की मजबूरी में हर कोई पेटीएम अपनाने लगा।
सब्जी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक। देखते ही देखते ये एक जरूरत बन गई और फिर आदत। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 3 महीनों में पेटीएम के वॉलेट यूजर्स 125 मिलियन से बढ़कर 185 मिलियन हो गए। पेटीएम अब सिर्फ एक ऐप नहीं, एक वर्ब बन चुका था। लोग कहते थे पैसे पेटीएम कर दो। तो नोटबंदी के बाद पेटीएम तो घर घर का नाम बन गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब आप सबसे ऊपर होते हैं तो कोई ना कोई आपकी जगह लेने के लिए तैयार बैठा होता है। और पेटीएम के केस में ये खतरा खुद सरकार के एक नए इनोवेशन से आया, जिसका नाम था यूपीआई। यहीं पर पेटीएम ने अपनी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती की। यूपीआई को गंभीरता से ना लेना। उन्हें लगा कि उनके पास करोड़ों यूजर्स और लाखों दुकानदार हैं जो उनका मजबूत किला है, वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये क्लासिक इनोमिनेटर्स डिलेमा का केस था। पेटीएम अपने वॉलेट इकोसिस्टम में इतना बड़ा बन चुका था कि उसे लगा कि वही भविष्य है। उन्होंने यूपीआई को एक खतरे के तौर पर देखा, ना कि एक अवसर के तौर पर। क्या आप इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझा सकते हैं? यूपीआई और वॉलेट के मॉडल में ऐसा क्या फर्क था? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, पेटीएम वॉलेट एक प्रीपेड कार्ड की तरह था। आपको पहले अपने बैंक से उसमें पैसे डालने पड़ते थे और फिर आप उसे खर्च कर सकते थे। लेकिन इसमें 2 बड़ी समस्याएं थीं। एक, आपको बार बार वॉलेट लोड करना पड़ता था। दूसरा, अगर आपको वॉलेट का पैसा वापस अपने बैंक में चाहिए तो उस पर चार्ज लगता था और समय भी। यूपीआई ने इस पूरे झंझट को खत्म कर दिया। यूपीआई आपके डेबिट कार्ड की तरह है जो सीधे आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है। कोई पैसा डालने निकालने का चक्कर नहीं, सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर। ये ज्यादा आसान, तेज और सस्ता था। और फिर बाजार में नए खिलाड़ी आ गए। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के समर्थन वाला फोन पे और ग्लोबल टेक जायंट गूगल पे। इन्होंने आते ही सिर्फ और सिर्फ यूपीआई पर फोकस किया। उनका इंटरफेस बहुत साफ सुथरा था, सिर्फ एक काम के लिए बना, पेमेंट। हाँ, जबकि पेटीएम का ऐप तब तक एक सुपर ऐप बनने की कोशिश में बहुत क्लटर्ड और कंफ्यूजिंग हो चुका था। नतीजा, जो यूजर्स पेटीएम पर सिर्फ पेमेंट के लिए थे, वो धीरे धीरे जीपे और फोन पे की तरफ शिफ्ट होने लगे। पेटीएम के लिए एक और बड़ा झटका 2018 में आया। आरबीआई ने एक नया नियम लागू किया कि सभी वॉलेट यूजर्स के लिए फुल केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा। अच्छा, मतलब अब सिर्फ फोन नंबर से काम नहीं चलेगा, आपको अपना पहचान पत्र और पता जमा करना होगा। जो काम पहले 10 सेकंड में होता था, अब वो एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बन गया। इससे उन लाखों कैजुअल यूजर्स को ये एक झंझट लगने लगा जिन्होंने सिर्फ सुविधा के लिए पेटीएम को अपनाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि पेटीएम के वॉलेट यूजर्स की संख्या तेजी से घटने लगी। तो एक तरफ यूपीआई से मुकाबला और दूसरी तरफ रेगुलेटरी मुश्किलें। लेकिन पेटीएम की एक और बड़ी महत्वाकांक्षा थी जो उसके पतन का दूसरा बड़ा कारण बनी, पेटीएम मॉल। 2017 में जब पेटीएम नोटबंदी की लहर पर सवार होकर अपने शिखर पर था, तब कंपनी को लगा कि अगर अमेज़न और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन रिटेल में एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं तो पेटीएम क्यों नहीं? उनके पास यूजर्स थे, पैसा था, क्या गलत हो सकता था? 30 साल में पेटीएम मॉल से लगभग $3 बिलियन का सामान बिका। लेकिन इसकी विफलता के कारण बहुत बुनियादी थे। पहला, खराब लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने इस पर अरबों डॉलर खर्च करके अपना नेटवर्क बनाया था, लेकिन पेटीएम मॉल ने ये सारा काम थर्ड पार्टी कंपनियों पर छोड़ दिया। मुझे याद है, मैंने एक बार पेटीएम मॉल से कुछ ऑर्डर किया था और वो अनुभव इतना खराब था कि मैंने दोबारा कभी हिम्मत नहीं की। कभी डिलीवरी में देरी होती, कभी गलत प्रोडक्ट आ जाता और रिटर्न प्रोसेस तो एक बुरे सपने जैसा था। आप अकेले नहीं थे, यही लाखों ग्राहकों का अनुभव था। दूसरा बड़ा कारण था विश्वास की कमी और आंतरिक धोखाधड़ी। बाद में एक ऑडिट में पता चला कि कुछ कर्मचारियों और सेलर्स ने मिलकर सिस्टम में सेंध लगाई और फर्जी ऑर्डर बनाकर कैशबैक का पैसा लूटा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि करीब 10 करोड़ का फ्रॉड था। इससे कंपनी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। और नतीजा क्या हुआ? जैसे ही पेटीएम ने कैशबैक कम किए, वेबसाइट पर ट्रैफिक रातों रात गायब हो गया। ग्राहकों की वफादारी सिर्फ कैशबैक पर टिकी थी, प्रोडक्ट या सर्विस पर नहीं। पेटीएम मॉल की वैल्यूएशन जो कभी $3 बिलियन थी, वो घटकर सिर्फ 13 मिलियन रह गई। ये 99% की गिरावट थी। 99%। ये तो किसी भी बिजनेस के लिए एक मौत के बराबर है।
उन्होंने सोचा कि पेमेंट ऐप चलाने का मतलब है कि वो ई-कॉमर्स भी चला सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई अच्छा ड्राइवर सोचे कि वो फॉर्मूला 1 रेस भी जीत सकता है। दोनों बहुत अलग खेल हैं। और फिर आता है साल 2021, जब कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लगभग 18,300 करोड़ रुपए का घोषित किया। इसे एक सुपर ऐप के तौर पर पेश किया गया, जिसमें पेमेंट से लेकर ई-कॉमर्स, टिकटिंग, गेमिंग सब कुछ था। लेकिन एनालिस्ट्स लगातार कंपनी के बढ़ते घाटे और फोकस की कमी पर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि कंपनी सब कुछ करने की कोशिश में कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही है। और वो सही साबित हुए। आईपीओ एक पूरी तरह से तबाही साबित हुआ। लिस्टिंग वाले दिन ही पेटीएम का शेयर इश्यू प्राइस से 27% नीचे खुला। ये किसी बड़े आईपीओ के लिए एक अनसुनी बात थी। इसे भारतीय इतिहास का सबसे खराब आईपीओ माना गया और कुछ ही घंटों में इन्वेस्टर्स के हजारों करोड़ रुपए डूब गए। ये पेटीएम के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। आईपीओ की ये तबाही तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ये तो सिर्फ पैसों का नुकसान था। असली और शायद आखिरी झटका तो तब लगा जब आरबीआई ने एक्शन लिया, है ना? उस बैन के पीछे की असली वजह क्या थी? वो असली संकट था जनवरी 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इसके कारण बहुत गंभीर थे। आरबीआई द्वारा कराए गए एक बाहरी ऑडिट में पाया गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा था। कई अकाउंट्स में सही केवाईसी नहीं की गई थी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन भी नहीं हो रहा था। आरबीआई को ये खतरा महसूस हुआ कि इस बैंक का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरनाक कामों के लिए हो सकता है। ये सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं थी, ये देश की वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा मामला था। इसका बाजार पर बहुत बुरा असर पड़ा। जनवरी से फरवरी 2024 के बीच पेटीएम का शेयर 761 रुपए से गिरकर 341 रुपए पर आ गया। मतलब 50% से ज्यादा की गिरावट सिर्फ एक महीने में। इस संकट को इस बात ने और गहरा कर दिया कि पेटीएम में चीनी कंपनियों एंड फाइनेंशियल और अलीबाबा की बड़ी हिस्सेदारी थी। 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद भारत में चीन विरोधी माहौल था और पेटीएम का ये कनेक्शन एक बड़ा रेड फ्लैग बन गया। उस वक्त लगा कि अब पेटीएम की कहानी वाकई खत्म हो गई। और यहीं से वापसी की अविश्वसनीय कहानी शुरू होती है। जब आपकी पीठ दीवार से लग जाए तब आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या लड़ो। पेटीएम ने लड़ने का फैसला किया। उन्होंने बहुत तेजी से और समझदारी से काम किया। सबसे पहला कदम, जैसे ही आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक पर रोक लगाई, कंपनी ने तुरंत एनपीसीआई से थर्ड पार्टी यूपीआई लाइसेंस के लिए आवेदन किया। मंजूरी मिलते ही पेटीएम ने येस बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसका मतलब क्या हुआ? इससे आम यूजर को क्या फायदा हुआ? इसका मतलब ये था कि भले ही पेटीएम का अपना पेमेंट्स बैंक बंद हो गया हो, लेकिन पेटीएम ऐप पर यूपीआई और वॉलेट सेवाएं चालू रहेंगी। बैकएंड में अब दूसरे बैंक काम कर रहे थे, लेकिन यूजर के लिए अनुभव में कोई बदलाव नहीं आया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने ऐप को जिंदा रखा। और उनके लाखों दुकानदार जिनका पूरा बिजनेस पेटीएम क्यूआर कोड पर चलता था, उनका क्या हुआ? ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। लाखों दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर पेटीएम के क्यूआर कोड लगाए हुए थे। अगर वो एक दिन भी बंद हो जाते तो वो तुरंत फोन पे या गूगल पे पर चले जाते। इसलिए पेटीएम ने बिना क्यूआर कोड बदले उनका पेमेंट सेटलमेंट पार्टनर बैंकों के जरिए शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने अपने सबसे वफादार ग्राहक वर्ग को बचा लिया। तो ये तो हुई इमीडिएट फायर फाइटिंग, लेकिन कंपनी तो अभी भी भारी घाटे में थी। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही कठोर पुनर्गठन शुरू किया। कंपनी ने अपने कर्मचारी लागत में लगभग 30% की कटौती की, जिससे कई विभागों में बड़ी संख्या में छंटनी हुई। धोखाधड़ी पकड़ने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया गया और कस्टमर सपोर्ट का बड़ा हिस्सा ऑटोमेट कर दिया गया। इसके अलावा पेटीएम इनसाइडर जैसे नॉन कोर बिजनेस को ज़ोमैटो को बेच दिया गया, ताकि सिर्फ और सिर्फ कोर बिजनेस पर ध्यान दिया जा सके। तो ये सिर्फ खर्चों में कटौती नहीं थी, बल्कि रणनीति में एक बड़ा बदलाव भी था। पेमेंट मिलने पर आवाज करते हैं और अब वो हर डिवाइस पर मंथली सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं। इससे कंपनी की आय का एक स्थिर और प्रिडिक्टेबल स्रोत बन गया। और दूसरा बड़ा बदलाव था वित्तीय सेवाओं में। वो पहले खुद लोन देने की कोशिश कर रहे थे ना? हाँ, और अब उन्होंने वो जोखिम लेना बंद कर दिया। उन्होंने अलग अलग बैंकों और एनबीएफसीज के साथ पार्टनरशिप की और उनके लोन को अपने ग्राहकों तक पहुंचाया। इसका फायदा ये हुआ कि कंपनी का रेवेन्यू तो तेजी से बढ़ा, लेकिन उसके बैलेंस शीट पर कोई क्रेडिट रिस्क नहीं आया।
वो अब एक वितरक बन गए, न कि एक लेंडर। और विश्वास बहाली के लिए भी तो बड़े कदम उठाए गए, खासकर वो चीनी हिस्सेदारी वाला मामला। वो बहुत जरूरी था। 2025 में चीनी निवेशक एंड फाइनेंशियल और अलीबाबा दोनों ने पेटीएम से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। इससे कंपनी अब पूरी तरह से भारतीय निवेशकों और वैश्विक संस्थानों के हाथ में आ गई। इसने नियामकों का भरोसा वापस जीतने में मदद की, और इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब उसी साल आरबीआई ने पेटीएम को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी दे दिया। ये पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस क्या होता है और ये इतना जरूरी क्यों था? ये उनके मर्चेंट बिजनेस के लिए एक संजीवनी बूटी जैसा था। इसका मतलब है कि अब पेटीएम कानूनी तौर पर व्यापारियों और ग्राहकों के बीच एक पुल की तरह काम कर सकता है, और हजारों पेमेंट सोर्सेज जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इन सबको एक साथ मैनेज कर सकता है। ये उनके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने वाला कदम था। 2025 की पहली तिमाही में पेटीएम ने अपने इतिहास का पहला नेट प्रॉफिट दर्ज किया, 123 करोड़ रुपए का। और शेयर बाजार में जो स्टॉक 310 रुपए तक गिर चुका था, वो 300% से ज्यादा उछलकर 1250 रुपए के आसपास पहुंच गया। एक अविश्वसनीय वापसी। तो आज की चर्चा से कुछ बातें साफ होती हैं। पेटीएम का पतन अति आत्मविश्वास, फोकस की कमी और रणनीतिक गलतियों का नतीजा था। वो हर दिशा में भाग रहे थे, जबकि उनकी वापसी तुरंत संकट प्रबंधन, कठोर कॉस्ट कटिंग और अपने कोर बिजनेस पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की वजह से संभव हुई। उन्होंने सीखा कि सब कुछ करने से बेहतर है एक काम अच्छे से करना। यह वापसी वाकई प्रभावशाली है, लेकिन यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न है, क्या ये स्थायी है? क्योंकि अब मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा हो चुका है। फोन पे और गूगल पे भी अपने अपने साउंड बॉक्स लॉन्च कर चुके हैं, और यूपीआई का बाजार लगभग संतृप्त हो चुका है, यानी उसमें नए ग्राहकों की गुंजाइश बहुत कम है। पेटीएम ने जो वापसी की है वो शानदार है, लेकिन अब युद्ध का मैदान बदल चुका है। बिल्कुल। एनालिस्ट भी मानते हैं कि असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या पेटीएम इस मुनाफे को लगातार बनाए रख पाता है, या ये सिर्फ एक बार की गई कठोर कटौतियों का नतीजा था? लंबा खेल खेलने के लिए सिर्फ कॉस्ट कटिंग काफी नहीं होगी, अब उन्हें इनोवेशन और लगातार ग्रोथ भी दिखानी होगी। सवाल यह है कि क्या ये पेटीएम 2.0 की शुरुआत है, या ये सिर्फ पहले चैप्टर का एक शानदार अंत था?